नमस्कार बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आपके लिए हमारी हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ लेके आई हूँ। वर्ण विचार। वर्णों पर हम आज विचार करेंगे। वर्ण विचार क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे ध्वनि और वर्ण क्या है। आपने पहले भी पढ़ा है कि मौखिक और लिखित भाषा के बारे में आपने पढ़ा था कि मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम मुंह से बोलते हैं, यानी मुख से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं। और उस मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए उन ध्वनियों को कुछ चिन्हों द्वारा हम लिखित रूप देते हैं, जिन्हें लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। अतः यदि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप है। अगर वर्ण किसी भी ध्वनि का क्या है? लिखा हुआ रूप है, तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित यानी बोला हुआ रूप है। हर भाषा में ये ध्वनियाँ दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के बारे में भी आप जानते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक है। अब व्यंजन क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा किया जाता है, वे व्यंजन होते हैं। व्यंजन की एक विशेषता यह भी है कि जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता से ही होता है। यह आपको पता ही है कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो स्वरों की सहायता लेते हैं। परंतु जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी पर निर्भर नहीं करते। अर्थात जीभ ऊपर नीचे तो आती जाती है ना, पर इतना ऊपर नहीं जाती है कि बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट पैदा हो। अर्थात स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद है हमारी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के विषय में आपको ध्यान ही है कि क्या है हमारी वर्णमाला। भाषा की ध्वनियों में स्वर तथा व्यंजन है ना। भाषा की ध्वनियाँ किससे बनी होती है? स्वर तथा व्यंजन, और इनके लिए जो बनाए गए लिखित चिन्ह है वही वर्ण कहलाते हैं। अतः ध्यान रखिए, वर्ण स्वयं में ध्वनि नहीं है, बल्कि किसी ध्वनि के लिए बनाया गया लिखित चिन्ह है। इस तरह से हर लिपि में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लिखित चिन्हों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिखित चिन्हों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जो लिखी गई होती है ना व्यवस्थित ढंग से, जैसे अ के बाद आई आएगा, ठीक है, और पहले स्वर आएंगे और उसके बाद व्यंजन आएंगे, तो यही हमारी वर्णमाला कहलाती है। हिंदी की वर्णमाला में कितने भाग होते हैं? स्वर वर्ण, फिर अनुस्वार, अनुस्वार में अंग, विसर्ग में अंग, आगत ध्वनि आ, अनुनासिका में जो चंद्र बिंदी होती है वो लगती है, और उसके बाद व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को भी कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और वर्ग। क्वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। च्वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। त्वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ, ढ। और त्वर्ग में त, थ, द, ध, न। वर्ग में प, फ, व, भ, म। और उसके बाद य, र, ल, व, श, स, ह, ह। और आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ज और फ, इनमें नुक्ता लगता है। ठीक है। अब है मात्रा चिन्ह। आपको पता है कि व्यंजनों की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, स्वरों की ही मात्रा होती है ना। जैसे कि अंग्रेजी में सिट शब्द है, अगर सिट शब्द हम लिखते हैं तो सी का उच्चारण हमेशा क्या होता है? व्यंजन स से, तथा स्वर ई को मिलाकर किया जाता है। पर जब लिखते हैं तो एस को अलग और आई को अलग लिखते हैं। पर हिंदी की स्थिति अलग होती है। हिंदी की लेखन व्यवस्था इतनी अधिक वैज्ञानिक है कि इसमें जिस तरह व्यंजन और स्वर को बोलते हैं ना, वैसे ही व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखते भी हैं। कि यदि की बोलते हैं तो की ही लिखते हैं, अंग्रेजी की तरह नहीं कि कहते कुछ और है करते कुछ और है ना। इसीलिए हमारी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों के लिए दो तरह के वर्ण बनाए गए हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वरों के लिए अलग वर्ग, और व्यंजनों के साथ मिलकर बोले जाने वाले स्वरों के लिए अलग वर्ण। व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर्ण वर्णों को मात्रा कहा जाता है। ठीक है। जैसे सेट 1 और सेट 2 में आप देख रहे हैं कि आ, और इसके लिए आ की ही एक मात्रा होती है ना, खड़ी शिरोरेखा है ना, खड़ी रेखा होती है। तो अब अस्वर हिंदी के प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला हुआ है। अस्वर को मिलाकर लिखे जाने वाले वर्ण नहीं बनाया गया। मात्रा चिन्हों को व्यंजनों के साथ कहाँ तथा कैसे मिलाया जाता है, इससे संबंधित नियमों को आप
पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपको किसी शब्द में स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना है, स्वतंत्र रूप में करना है, तो आप उसे सेट 1 के स्वर्ण वर्णों में लिखेंगे, है ना, जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। री अब है महत्वपूर्ण ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण क्या हैं। महत्वपूर्ण ध्वनियाँ कौन सी हैं? री स्वर, री से ऋषि। यह पहले भी बताया जा चुका है कि संस्कृत में री एक स्वर है और अन्य स्वरों की तरह ही इसके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी तक आते आते स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया है। अब ये स्वर के रूप में हिंदी में नहीं है, बल्कि ये संस्कृत में ही स्वर रूप में बोला जाता है। हिंदी भाषी इसका उच्चारण व्यंजन र जमा स्वर ई के रूप में करने लगे, ये जैसा कि री लिखा गया है। इस तरह हिंदी में रिक्त तथा ऋक्षा शब्दों की पहली ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया। पर संस्कृत के री स्वर वाले जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनका लेखन आज भी संस्कृत की भांति ही री वर्ण से ही किया जाता है, जैसे ऋतु, ऋषि, मृग, दृश्य आदि। अनुनासिका, अनुनासिका क्या है? जो बिंदी ऊपर लगती है वो अनुनासिका। जैसे हिंदी में जो बिंदी है ना, या संस्कृत में जो बिंदी है, वो उसे अनुनासिका कहते हैं। संस्कृत से हिंदी को जो स्वर ध्वनियाँ मिली हैं वे निर्नुनासिका या मौखिक थी, अर्थात उनके बोलने में हवा केवल मुख से बाहर निकलती थी। हिंदी में आकर सभी स्वरों का उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाल कर किया जाने लगा। इसी तरह हिंदी में 2 तरह के स्वर हो गए, एक हो गया निर्नुनासिका और दूसरा हो गया नासिकीयकृत स्वर। नासिकीयकृत स्वरों को ही अनुनासिका कहा गया है। अनुनासिक शब्द की रचना 2 शब्दों से मिलकर हुई है, अनु जमा नासिक। अनु का अर्थ क्या होता है? अनुगमन करना या पीछे पीछे चलना, और नासिक शब्द का अर्थ है नाक। इस तरह स्वरों का उच्चारण करते समय जब हवा मुख के साथ साथ नासिक मार्ग से होकर बाहर निकलती है तो वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। अतः अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। चूँकि अनुनासिकों का विकास हिंदी में हुआ था, इसलिए इनको लिखकर व्यक्त करने के लिए 2 चिन्ह बनाए गए, चंद्र बिंदु तथा बिंदु। बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम क्या है? अब आपको ये तो पता है कि हम बिंदी भी लगाते हैं कई शब्दों पर, और कई शब्दों पर हम चंद्र बिंदु भी लगाते हैं, पर नियम क्या है? ध्यान क्या क्या रखना है हमें कुछ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली है, जहाँ पर स्थान खाली है अर्थात मात्रा चिन्ह का कोई अंश नहीं है, उनके ऊपर अनुनासिका के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे गांव, आँख, चांद, भाग, पूंछ आदि। अब आप कहेंगे कहाँ स्थान खाली है ना? अब जैसे कि ये देखिए पूंछ लिखा है, छ है, ठीक है, और जिन स्वर्ण वर्णों की शिरा रेखा के ऊपर मात्रा का कोई अंश है तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाएगा, जैसे गोंद, चोंच, केंचुली, 34 में आदि। अनुस्वार, अब है अनुस्वार की बारी। यदि अनुनासिक एक नासिकृत स्वर है तो अनुस्वार एक नासिकीय व्यंजन है। इसके लिए भी बिंदु चिन्ह बनाए गए हैं। वर्णमाला में इसे अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंग के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यह व्यंजन अन्य व्यंजनों की तरह स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता है। इसका उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि शब्द में यह कहाँ आ रहा है। यह शब्द में 2 स्थानों पर आ सकता है, एक तो शब्द के अंत में और दूसरा शब्द के मध्य में, बीच में। अंत में कैसे? जब भी अनुस्वार शब्द के अंत में आता है हमेशा म के रूप में उच्चारित किया जाता है, जैसे स्वयं, अहम, पुस्तकम आदि। और शब्द के बीच में आता है तब क्या होता है? जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग के नासिकीय के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे क है, क वर्ग के समस्त व्यंजनों के पहले इसका उच्चारण ड के रूप में, तथा च वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में, तथा ट वर्ग के व्यंजनों के पहले ण के रूप में, तथा त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में, और प वर्ग के व्यंजनों में म के रूप में किया जाता है। देखिए कैसे, उदाहरण आप देख लें एक बार। जैसे गंगा
है ना, गंगा, चंचल, कंठी, चंद्रा, चंपक, पंकज, पंजाब, भिंडी, संतरा, लंबा। ठीक है। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार अनुस्वार का लेखन बिंदु लगाकर करना चाहिए, उसके वर्ण से नहीं। अतः ध्यान रखिए, गंगा, चंचला, पंडित, हिंदी, चंपा नामक नहीं है, मानक नहीं है। इनके मानक रूप हैं गंगा, चंचल, पंडित, हिंदी, चंपा, यानी ये इस रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है। अब है विसर्ग। विसर्ग आपने देखिए अंग जो है वहाँ पर 2 विसर्ग आते हैं। विसर्ग संस्कृत में ही लगता है ना, और हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। हिंदी की वर्णमाला में विसर्ग को भी अ स्वर के साथ अंग के रूप में लिखकर दिखाया गया है। संस्कृत में अह का उच्चारण 2 तरह से होता है। एक तरह से उच्चारण के लिए ह चिन्ह लगाया जाता है, तो दूसरी तरह के लिए विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो चुका है ना, अब सिर्फ संस्कृत में होता है। इसे भी सब लोग ह के रूप में बोलते हैं, पर विसर्ग युक्त संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उनका लेखन संस्कृत की ही तरह विसर्ग लगाकर किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्राय, प्रातः, अतः, स्वतः, गति आदि। पर हिंदी के उच्चारण के स्तर पर प्राय तथा सुबह की अंतिम व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया। आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण। आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रकार की ध्वनियाँ हैं। चूँकि ये ध्वनियाँ पहले से ही हिंदी में नहीं थी, अतः इनके लिए नए वर्ण भी बना लिए गए हैं। ये ध्वनियाँ और इनके लिए विकसित वर्ण इस प्रकार हैं। आगत स्वर में कौन कौन से हैं? आ के ऊपर ये जो चांद जैसा है पर इसमें बिंदी नहीं है, तो यह आगत है। ये जैसे अंग्रेजी शब्दों के लिए होता है पॉकेट, डॉक्टर, कॉफ़ी, ऑर्डर, ऑफिस आदि। आगत व्यंजन में ज, फ, है ना, ज, फ। आगत ध्वनियों से बनने वाले शब्दों का लेखन जहाँ तक हो सके उनके लिए बनाए गए वर्णों से ही करना चाहिए, जैसे सजा, राज, मज़ा, ज़रा, सफ़र, फ़ायदा, फ़ोन, सफाई आदि। हिंदी की वर्तनी या लेखन व्यवस्था। अब हिंदी की वर्तनी और लेखन व्यवस्था क्या है ये सब आप जानते ही हैं। हिंदी की वर्तनी में समस्त व्यंजनों स्वरों को मिलाकर उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह से मिलाकर उच्चारण किया जाता है, यानी जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है ना। और इसमें लिखे जाने के लिए स्वर्ण वर्णों के लिए अलग चिन्ह विकसित किए गए हैं जिन्हें मात्राएं कहा जाता है, यानी स्वरों की अपनी मात्राएं हैं। संयुक्त व्यंजन नंबर 2। संयुक्त व्यंजन शब्दों में जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है तो उन्हें मिलाकर ही लिखा जाता है, जैसे बच्चा, पक्का, मिट्टी, गन्ना आदि। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर लिखे जाने के नियम व्यंजन वर्णों की आकृति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस प्रकार नियम 1, जिन व्यंजन वर्णों के मध्य में पूरी खड़ी पाई आती है, जैसे क्री, फ्री और फ आदि, उनको अन्य व्यंजनों के साथ मिलाते समय खड़ी पाई के बाद आने वाले अंश को सीधी छोटी रेखा के रूप में कर दिया जाता है तथा शेष वर्ण को अगले वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे क है, क को अगर ये हलंत लगाया है, देखिए क के पैरों में अगर हलंत लगाया है तो वो आधा क हो गया, और फ के पैरों में अगर हलंत लगाएंगे तो वो आधा फ हो जाएगा। देखिए उदाहरण क्या, वाक्य, इक्का, मक्खन, हफ्ता, दफ्तर, कोफत आदि। नियम 2, जिन व्यंजन वर्णों में खड़ी पाई अंत में आती है, जैसे ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ण, त, है ना, उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है तो बचे हुए वर्ण को अगले वर्ण से जोड़ दिया जाता है। अब नियम 3, गोलाकार व्यंजन वर्णन जो गोल आकृति में बनते हैं थोड़े से, जैसे छ, ट, ठ, ढ, ढ, द, ह को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते समय गोलाकार व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। तो जैसे अड्डा, गद्दा, मिट्टी, विद्या, चिन्ह, ब्रह्म आदि। र व्यंजन के संयुक्त व्यंजन। र व्यंजन को लिखकर व्यक्त करने के लिए 3 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। जैसे र को अलग अलग रूप में, एक बार र शिरोरेखा के ऊपर आता है, एक बार वर्ण के नीचे पैरों में आता है, जो 3 भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए होता है। ये 3 स्थितियां इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं जरा ये 3 स्थितियां देख लें एक बार। र व्यंजन जैसे कि
व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ण शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाता है। इसी वर्ण को रेफ कहते हैं और यह हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगता है जिस व्यंजन के साथ र मिलाकर बोला जाता है, जैसे धर्म, कर्म और दर्द। अब तीसरा नियम है व्यंजन। व्यंजन में क्या है ये देख लें। र यदि कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनियों को तीसरे वर्ण से लिखा जाता है और इसे खड़ी पाई वाले व्यंजन में खड़ी पाई के निचले भाग में हुक की तरह से लगाया जाता है और गोलाकार व्यंजनों में हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं? क जमा र, तो क है खड़ी पाई का है, इसके पैरों में ये लग जाता है। इसके पैरों में ध्यान से देखिए कहाँ लग रहा है ये, यहाँ पे। ध के पैरों में यहाँ लग रहा है। प के पैरों में लगकर ये क्या बन गया? प्र। भ के पैरों में लग के क्या बन गया? भ्र। जैसे क्र, प्राण, प्रताप, भ्रम आदि। द तथा ह में नीचे का भाग खड़ी पाई का अंश है, अतः द जमा र, ह जमा र और द्र तथा हर के रूप में लिखा जाता है। अब है खड़ी पाई वाले व्यंजन श जमा र। जिस तरह संस्कृत में लिखा जाता था उसी तरह लिखा जाता है संस्कृत में। श ध्वनि के लिए दो वर्ण बनाए गए हैं, श तथा श्र। श जमा र री के लिए श्र वर्ण तथा श तथा अन्य व्यंजन के लिए श वर्ण, अतः श जमा र श्र के रूप में तथा श जमा री श्री के रूप में लिखा जाता है। जैसे परिश्रम, आश्रय, श्रीमती, श्रृंगार, श्रृंकाल आदि। ओके। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ। ये तो आप जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, जो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजन जब एक साथ मिलकर उच्चारित किए जाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का, बच्चा आदि। और श से क्या होता है? क्ष वर्ण। यह वर्ण क जमा श जमा अ ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसके उच्चारण में शिक्षा, दीक्षा, यक्ष, दक्ष आदि। और त्र वर्ण में त जमा र जमा अ, जैसे इत्र, पुत्र, मित्र, यात्रा। और ज्ञ वर्ण जैसे ज, ण जमा अ ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसके उदाहरण है आज्ञा, यज्ञ, ज्ञान आदि। अब है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तथा उनका शोधन। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हम हिंदी में क्या क्या करते हैं और उनको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे अद्वितीय, ये अशुद्ध रूप है। अद्वितीय का शुद्ध रूप आपको यहाँ पर शुद्ध में दिखाई पड़ रहा है। ओके। आयु में मात्रा की गलती है, कवि में भी मात्रा की गलती है। नदियाँ, बीमार, साधु, दयालु। ठीक है, इस प्रकार से आप ये एक बार देख लें सारे। री तथा र की अशुद्धियाँ। री को हमेशा हिंदी में जो री लिखा जाता है, ऋतु में री ऋषि वाला लिखा जाता है। श्रृंगार, ऋण, घृणा और कृपा आदि। ज्ञ तथा गय की अशुद्धियाँ हम जो करते हैं, जैसे योग्य, योग्य और विज्ञान और यज्ञ। श, स, श, श, स की अशुद्धियाँ होती हैं देश, शासन, नमस्कार आदि। अनुस्वार, अनुनासिका संबंधी अशुद्धियाँ, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगी। और उसके बाद वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेदों का आपको पता ही है कि वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना की जाती है। अलग अलग वर्णों से बने होते हैं। जैसे कमल है क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ जमा, है ना, ल जमा अ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हर वर्ण, हर व्यंजन में स्वरों का साथ लिया जाता है, तो यहाँ पर हम स्वरों को अलग करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। क्या सीखा हमने? स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ हैं। क्या है स्वर? वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकली जाती है। व्यंजन क्या है? व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध होता है। ठीक है। और हिंदी में जिस तरह से व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोला जाता है उसी तरह से मिलाकर लिखा भी जाता है। हिंदी में स्वरों के दो तरह के वर्ण पाए जाते हैं,
और मिलाकर लिखे जाने पर स्वर वर्णों को मात्राएं कहा जाता है। हिंदी में संस्कृत से आए हुए री स्वर का उच्चारण समाप्त हो चुका है। हिंदी में इसका उच्चारण र जमा ई के री के रूप में किया जाता है। अनुनासिका अर्थात नासिकीय स्वर का विकास हिंदी में हुआ है। अनुनासिका को मिलाकर व्यक्त करने के लिए बिंदु तथा चंद्र बिंदु दो चिन्ह बनाए गए हैं। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली होता है उस पर चंद्र बिंदु तथा जिनके ऊपर स्थान खाली नहीं होता वहाँ पर बिंदु लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। शब्द के मध्य में अनुस्वार का उच्चारण इसके आगे वाले व्यंजन के वर्ग के नासिकीय के रूप में किया जाता है तथा स्वर के अंत में हमेशा म के रूप में होता है। अनुस्वार अनुनासिका में अंतर क्या है? अनुनासिका एक नासिकीय स्वर है और अनुस्वार एक नासिकीय व्यंजन है। विसर्ग एक व्यंजन है। हिंदी में इसका उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसे भी ह व्यंजन के रूप में बोला जाता है। हिंदी में र व्यंजन के उच्चारण में तीन स्थितियां मिलती हैं: र स्वर, र व्यंजन और व्यंजन जमा र। इन तीनों स्थितियों के लिए क्रमशः तीन अलग अलग वर्ण हैं। र एक शिरोरेखा के ऊपर, एक पैरों में, और तीनों वर्ण भिन्न भिन्न उच्चारण स्थितियों के लिए होते हैं। शब्द की रचना जिन वर्णों से हुई है उन वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि जिन वर्णों से हुई है उन्हीं वर्णों में से स्वरों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उम्मीद है आपको मेरा ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया तो चलिए ज़रा इसकी हम एक बार एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। वर्णमाला में मात्रा चिन्ह क्यों बनाए गए हैं? क्यों बनाए गए हैं वर्णमाला में मात्रा चिन्ह? कि बिना वर्णमाला में स्वरों के लिए वर्णमाला में मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं, है ना। लिखते चिन्हों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मात्रा चिन्हों से क्या फायदा है? मात्रा चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, है ना। तो इसके लिए वर्णमाला में मात्रा चिन्ह क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि हर वर्ण के लिए, जैसे हमने सेट नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ा था कि वर्णमाला में मात्रा चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा था कि सेट नंबर 1 और 2 हमने पढ़े थे कि वहाँ पर क्या है, हर स्वर के लिए अलग एक मात्रा लगाई गई है, एक चिन्ह अलग से लगाया गया है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला हुआ है, अतः अस्वर को मिलाकर लिखे जाने वाला वर्ण नहीं बनाया गया है। और मात्रा चिन्हों को व्यंजनों के साथ कहाँ और कैसे मिलाया जाता है, इससे संबंधित नियमों की जानकारी हमें पहले से ही पता है। ठीक है, आगे हैं अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्वनि तथा वर्ण, स्वर तथा व्यंजन। ध्वनि तथा वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है? जो हम मुख से उच्चारित करते हैं। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर क्या है? जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं। और व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता लेते हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11 हैं और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। अब है सही अथवा गलत का निशान लगाएं। हिंदी में री का उच्चारण स्वर के रूप में ही होता है। क्या यह सही है या गलत है? तो यह बिल्कुल गलत है। अनुनासिका एक नासिकीय व्यंजन है, यह गलत है। रेफ र ध्वनि का एक लिखित चिन्ह है, सही है। और शब्दांत में अनुस्वार का उच्चारण म के रूप में होता है, सही। श वर्ण की रचना क जमा श के मेल से हुई है, सही। य की रचना ग जमा य से मेल से हुई है, यह गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अरबी, फारसी आदि भाषाओं से आने वाली ध्वनियों को डैश ध्वनियाँ कहते हैं। कौन सी ध्वनियाँ कहेंगे? आगत ध्वनियाँ। अंग्रेजी शब्द सिक्स के लिए हिंदी सही शब्द है। सही शब्द क्या होगा? छ। त वर्ग की ध्वनियों के पहले अनुस्वार का उच्चारण डैश होता है, न के रूप में होता है। अनुस्वार एक नासिकीय डैश है, क्या है? व्यंजन है। संस्कृत में री का उच्चारण एक डैश के रूप में होता है, एक स्वर के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो ये आप अपनी पुस्तक में जो शुद्ध रूप में बताया गया है ना, वहाँ से देखकर लिख सकते हैं और मैं आपको इसके आंसर की भेज दूंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण के अनुसार दो दो शब्द आपको बनाने हैं। जैसे र जमा थ, तो हम इससे एक बना सकते हैं अर्थ, और
सर्प और अर्पित जैसे बनाया गया है, तो इसका बना सकते हैं हम व्यर्थ, है ना, र जमा थ, तो अर्थ और व्यर्थ। ख जमा य, ख जमा य से जैसे ख्याल, है ना, आदि हम इसके शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद आपको करना है, तो इसमें क्या करना है, स्वरों को अलग कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप यह जो कार्य पत्रिका है उसे अभ्यास कार्य उसको कर लेना, और मैं इसके लिए आपको आंसर की दे रही हूँ, तो आप उसमें उसकी सहायता से इसको कर सकते हैं। तो मैं बल्किश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।